तो अगर मैं बात करूँ पूरे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना यार। ना सोलर सिस्टम, ना गैलेक्सी, ना प्लैनेट्स, मतलब पूरा यूनिवर्स। ओके, सो कोई क्या अकेली ऐसी चीज़ होगी जो पूरे यूनिवर्स के मास के ऊपर डोमिनेट करती है? बिल्कुल, वो है। और वो 70% मास ऑफ द यूनिवर्स को डोमिनेट करती है, और वो है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ नहीं। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स का 70% मास डोमिनेट करता है। बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक की एक अच्छी सी शुरुआत है। और अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की, तो अगर खुद से पढ़ना चाहोगे तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, बट अगर टॉपिक्स डिटेल में जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में डिटेल में जाना, तो उसके लिए किसी ना किसी की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाती है। और मेरे से अच्छी एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है आखिर, क्यों है ना। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर ये फर्स्ट वाली जो बोल्ड लेटर्स की इंट्रो लाइन है उसको देख लेते हैं। उससे पहले भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेंस के अंदर जो है वो एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं। ओके, और जो मॉड्यूल्स हैं या फिर जो कोई भी नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं केमिस्ट्री के, भाई साहब उन सबका बाप कौन है? एनसीईआरटी तो है ना। Okay, so hydrogen, the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the global Earth, is being visualized as the major future source of energy. हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फिजिकल, देखो बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। ओके, और ये चैप्टर मतलब सुनने में थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। ओके, तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, नहीं तो बस ऐसे ही देख के चले गए। शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन द नेचर। सबसे सिंपलेस्ट आखिर होगा क्यों नहीं, पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे तो आता है वो। ओके, हैविंग ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें भी कैटेगरीज होती है। डायटॉमिक, हाइड्रोजन नेचर में हमेशा डायटॉमिक स्टेट के अंदर होता है। मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायहाइड्रोजन। क्वेश्चन में अगर डायहाइड्रोजन लिखा है, अगर कभी फर्स्ट टाइम डायहाइड्रोजन सुना होगा तो कंफ्यूज हो गए होंगे, डायहाइड्रोजन क्या होता है? कुछ नहीं भाई, वो H2 ही होता है। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड देन एनी अदर एलिमेंट। सो ऐसा एक चैप्टर याद आ रहा होगा क्लास 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। या ये बिल्कुल उसी के जैसा है, बस वहाँ कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन है और कंपाउंड्स नहीं लिखा हुआ चैप्टर के टॉपिक के अंदर। और ये उससे काफ़ी छोटा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स बहुत बड़ा था। हाइड्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s1। On one hand, its electronic configuration is similar to the outer electronic configuration of NS1 of alkali metals। देखो इस वाले पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब पूरे पार्ट के ऊपर ध्यान देना ही है, और इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। Which belongs to the first group of the periodic table. On the other hand, like halogens with NS2 and NP5 configurations belonging to the 17th group of periodic table, it is short by 1 electron to the corresponding noble gas configuration, which is helium 1s2। तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये नोबल गैस पे नहीं जा पाया बेचारा। Alkali metals which lose 1 electrons to form unipositive ions, as well as with halogens which gains 1 electrons form uninegative ions like alkali metals. Hydrogen forms oxides, haldides, sulfides. However, unlike alkyl metals, it has a very high ionization enthalpy। पॉइंट टू बी नोटेड कि दूसरे में एल्काइल मेटल्स के कंपैरिजन के अंदर हाइड्रोजन के पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव। इट possesses metallic characteristics under normal conditions। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखो, इनफैक्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाइड्रोजन रीअसेंबल्स मोर विथ हेलोजेंस। आयोनाइज देखो, एल्काइल मेटल से ज़्यादा अगर हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो वो एल्काइल मेटल से बिछड़ के हेलोजेंस की तरफ ज़्यादा आ जाता है। देखते हैं, देख लो। तो डेल्टा IH ऑफ लिथियम इज़ 520 किलो जूल मोल।
ठीक है, किलो जूल पर मोल, एंड ऑफ फ्लोरीन इज 1680 किलो जूल मोल, ओके, किलो जूल पर मोल, एंड that of hydrogen is 1312 kilojoule per mole, like halogens. It forms a diatomic molecules combined with elements to form hydrides and a large number of covalent compounds. However, in terms of reactivity, it is very low as compared to halogens. वही बात हो गई कि ना, ये देखो ये धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। वैसे ही अल्काइल मेटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो लोग मना बोल देते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर इसको दूसरे ग्रुप में डालते हैं हेलोजेंस के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन इंटेंसिटी तो ठीक है बट इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में। तो ये बेचारे को किधर जगह ही नहीं मिलती, इसकी इज्जत का कचरा कर रखा है, बट फिर भी ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। Certain extent resembles both with alkyl metals and halogens. It differs from them as well. Now, the permanent question arises as where should it be placed in the periodic table? देखो हाइड्रोजन का केस क्या है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस picometer size. This is extremely small as compared to the atomic and ionic sizes of 50 to 200 picometer. मतलब देखो तो सही, वहाँ 10 to the power -3 picometer है और यहाँ 200 picometers की बात हो रही है। As a consequence, H plus does not exist freely and it is always associated with other atoms or molecules. Okay. तो चलो चलते हैं हम लोग डाइहाइड्रोजन के ऊपर, इसकी अकरेंस के ऊपर 9.2.1 वो नहीं है, मतलब टॉपिक का नेम है। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। भाई साहब ये लाइन पढ़ने में कैसा मतलब लगता है कि पूरा यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन रखता है, एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलार एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छे। इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर इट अकर्स इन प्लैनेट्स, एनिमल टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। सीधी बात है, 70% है, कितनी जगहों पे रखोगे इसको, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटीनियम, टेट्रिनियम और ट्रिटिनियम, ठीक है। इसको एच, डी और टी के हिसाब से देख लो। दिस आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो अगर डिफरेंस की बात करें तो न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंस में ये आइसोटोप्स एक दूसरे से अलग अलग है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्लूटोनियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स। ड्यूटेरियम की बात करें जो कि एक हैवी हाइड्रोजन है, हैज़ 1, एंड ट्रिटिनियम हैज़ 2 neutrons in the nucleus. Year 1934, an American scientist, Harold C. Urey, got Nobel Prize for separating hydrogen isotopes of mass number 2 by physical methods. Chemical नहीं, physical methods. Oh, कहाँ चले गए? ओके, यहाँ नहीं, हाँ। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटोनियम। प्रोटोनियम जो है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0.0156% ऑफ टेट्रोनियम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ Hd। टेट्रोनियम की कंसनट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10 to the power 18 एटम्स ऑफ प्रोटोनियम। 10 to the power 18 मतलब 10 to the power 18 जीरोस, इतने जीरोस। आइसोटोप्स ओनली टेट्रोनियम इज द रेडियो एक्टिव्स। हाइड्रोजन के इन तीनों आइसोटोप्स में से टेट्रोनियम ही एक ऐसा हाइड्रोजन है, ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, जो कि इमिट्स करता है लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स, और इसकी लाइफ टाइम होती है 12.33 ईयर्स। बहुत अच्छे। इससे देखो 10 to the power 18 एटम्स ऑफ प्रोटोनियम से ये पता चलता है कि इसका एनर्जी लेवल कितना हाई हो सकता है। जीरोस तो देखो 18 जीरोस। The only difference is their rates of reaction, mainly due to the difference in enthalpy of bond delocalization. टेबल 9.1 के अंदर दिया हुआ है। अब प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2।
द नंबर ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एंड मेटल हाइलाइट्स। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, देखो, रिएक्शन ग्रेनुलेट जिंक विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे फर्स्ट रिएक्शन अगर हमने पढ़ी थी तो वो ठीक है, चलो, फोटोसिंथेसिस थी, फिर वाटर था, और फिर उसके बाद जो ऑफिशियल केमिस्ट्री की जो रिएक्शन थी वो यही थी कि जिंक रिएक्टिंग विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद है ना, हाइड्रोजन वो सोप बबल में से निकलते हैं, वही, तो वो ये रिएक्शन है, और उसी को याद रख लो, वही सब कुछ है कि जब उसमें से सोप बबल बाहर निकलता है और फिर अगर उसमें से पॉप साउंड आता है तो वो हाइड्रोजन बबल है। अभी देखो, ये चीज़ जो है वो NaOH के साथ भी हो सकती है, एक्वेशियस एल्कली के साथ, उसके साथ भी वो बनाएगा Na2Zn2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। Na2Zn2 को हम लोग जिंक सिंकेट सोडियम सिंकेट कहते हैं, नाम याद रखना, भूलना मत। अब कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोलाइट्स गिविंग हाइड्रोजन। तो देखो, H2O एक हमने सॉल्यूशन ले लिया, अब उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो एक तो H2 निकलेगा, एक O2 निकलेगा गैसियस स्टेट में। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो मालूम है ना, हाँ, बस काफ़ी होता। अब देखो, अब अगर जो है डाइहाइड्रोजन की प्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब 99.95%, ठीक है, अगर इतनी चाहिए तो डाइहाइड्रोजन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म ऑफ एक्वेशियस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। जब प्लेटिनम की जगह निकल का यूज़ कर लोगे और वहीं पे बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज़ करोगे तो उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलने वाली है। और तीसरा आता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन। कार्बन वाले चैप्टर के अंदर ब्राइम सॉल्यूशन नाम का एक वर्ड था, 10th की बात कर रहा हूँ मैं, याद होगा। अब वहाँ जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था क्लोरीन और हाइड्रोजन का, उसी की बात यहाँ इसके 3rd पॉइंट में हो रही, ठीक है, याद होगा बेशक। और वो यहाँ पे समझाया हुआ है कि एनोड साइड में एक क्लोराइड है और क्लोराइड आगे जाके क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। एनोड की साइड पे ये सब कुछ होता है। कैथोड के वहाँ पे क्या हो रहा है कि H2O जो लिक्विड है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और फिर एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक OH निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस रहेगी और OH एक्वेशियस में रहेगा। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि सोडियम + 2 क्लोरीन + H2O, then it will gives Cl, H2, NaOH, okay, NaOH अलग अलग है ना। Reaction of steam on hydrocarbons or coke at high temperatures in the presence of catalyst yields hydrogen. ओके, सो देखो ये रिएक्शन देख लो, अगर ये रिएक्शन में ही सब कुछ होता है CnH2n+2, ठीक है। अभी CnH2n+2, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं NH2, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स है, और वहीं उसकी निकल के साथ रिएक्शन हो जाती है और फिर वो बनाता है NCO2 + 2n+1 2n+1 H2, ओके। द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, और वाटर गैस को हम लोग सिन गैस भी कहते हैं। इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस। नाउडेज सिन गैस जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। बहुत फ़ायदेमंद गैस है ये। नहीं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, अगर वही सिन गैस कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कोल कार्बन से बना होता है, H2O जो कि गैस होती है, ठीक है। H2 वाटर होता है मानता हूँ मैं, पर यहाँ H2O गैस की बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी, CO और H2। गोल घुमा के प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कुछ भी करके आ जाना चाहिए, कुछ भी करके। द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ओके यहाँ नीचे है, द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस। देखो पहले वाली रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन था, ओके, और अगर हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दो और एक कैटलिस्ट लगा दो। कौन सा कैटलिस्ट? आयरन क्रोमेट।
This is called water gas shift reaction. Carbon dioxide is removed by scrubbing with sodium acetate solution. Presently, similar to 77% of the industrial dihydrogen is produced from petrochemicals, 18% from coals, 4% from electrolysis of aqueous solution and 1% from other sources. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाइहाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबशनेबल गैस होती है। ठीक है, कलर, ऑर्डर और टेस्ट, जो सारी चीज़ें एक खाने की डिश में होनी चाहिए थी वो इसके अंदर नहीं है। ना कलर है, ना ऑर्डर है और ना टेस्ट है, बस ये कंबशनेबल ज़रूर है। और इट इज़ लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इन अदर फिजिकल, वो देखो इनसॉल्युबल इन वाटर वो अलग बात है कि वाटर खुद इससे बना हुआ है। Its other physical properties along with those of deuterium are given in table 9.1. अगर जागरूकता, इच्छा, इच्छुक हो तो 9.1 वाली टेबल को देख लो और नहीं हो तो चलो साथ में। Chemical properties. Chemical behavior of dihydrogen. Large extent by bond delocalization in TMP. The HH bond delocalization in TMP is the highest for a single bond between two atoms of any element. What inference would you draw for this fact? ओके, तो आगे चलते कि इनर्ट देखो, ऑल्सो इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर्स ड्यू टू हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन टेम्पी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट एक्म्प्लाइजेज रिएक्शन बाय फर्स्ट लूज ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू गिव H प्लस, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। रिएक्शन विथ हेलोजन्स, देखो हेलोजन्स का रिएक्शन हम सबको मालूम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन प्लस X2 क्या हो सकता है? देखो X2 ज़रूरी नहीं है, वो X है। X क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस ये चार ही तो हैं। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन O2 के साथ, तो H2O तो निकलेगा। H2 और O2 को रिएक्ट कराओगे तो H2O तो निकलना ही है। उनकी जोड़ी भाई मतलब भगवान ने बनाई हुई है और ऐसी जोड़ी को अलग नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा। रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या बनाते हैं? अमोनिया, बस सीधा सिंपल। रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके, यहाँ पे M कोई भी एक अल्काइल मेटल हो सकता है, मेटल के साथ मिलके वो एक मेटल, देखो विथ मैनी मेटल्स इज कम्बाइंड एट हाई टेम्परेचर एट टू yields कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स, मेटल के साथ मिलके वो हाइड्राइड्स बना देगा। रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स के साथ बनेगा तो फिर वो ऑक्साइड्स बनाएगा मेटल के। एंड इट रिड्यूसेस सम मेटल आयंस इन एक्वेशियस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेस रिएक्टिव इनटू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स। तो जब उसको मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराते तो वो खुद तो जोड़ी बना लेता है ऑक्साइड्स के साथ और मेटल को छोड़ देता है वहीं पे। ऐसे कि सेकंड वाले में देख लो, हाइड्रोजन और एक मेटल M था, ऑक्सीजन के जो इसका ऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जोड़ी बना ली और मेटल को वहीं रहने दिया। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट रिएक्ट्स विथ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव यूजफुल प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स फॉर कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है? हाइड्रोजन, देखो अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आती है जो आपने आपकी पूरी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो वो शब्द सुना ही होगा, वनस्पति की, सुना है ना? हाँ, वही है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, चलो बता देता हूँ। जब हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, वो हमें इटेबल फैट्स देते हैं जो कि वनस्पति घी होता है। और हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑल फाइन रेट्स एल्डिहाइड्स विच फर्दर अंडरगो रिएक्शन टू गिव एल्कोहल, यहाँ एल्कोहल मिल जाता है। देखो अब यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन पे आंसर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो लंबा हो रहा है जानता हूँ। द लार्जेस्ट सिंगल यूज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन इज द सिंथेटिक अमोनिया। अमोनिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इससे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनते हैं और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालूम होगा कहीं SST में पढ़ा होगा कि 50% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो मतलब फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है। और ये तो इंडिया की बात है, यूनिवर्स भी तो है, हाँ यूनिवर्स अर्थ एक ही अलग बात है। द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी के लिए भी ये ज़रूरी होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मिथेनॉल की बात कर लें, और उसके बाद हाईली प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, हाईली यूजफुल केमिकल स्विमिंग पूल में डालने के लिए।
इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इट इज़ यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जिनको फिजिकली हथौड़ी चैनी से नहीं निकाल सकते, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। वैसे किसी भी ऑक्साइड्स को हथौड़ी चैनी से नहीं निकालते। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। कटिंग वेल्डिंग किसका पर्पस? मेटल्स वेल्डिंग मशीन्स देखिए ना, कटिंग मशीन्स, वेल्डिंग मशीन्स। जैसा लगता है जैसे फुलचड़ियाँ उड़ रही हो बचपन में, बट नहीं, वो फुलचड़ियाँ नहीं होती थी। So it is used as rocket fuel in space research. Dihydrogen is used as a fuel cells for generating electrical energy. देखो, एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, लेस पॉल्यूशन, लेस पॉल्यूटिंग, ये सब कुछ है, पर हाइड्रोजन पॉल्यूशन ही नहीं करता पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन्स और अदर। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट के अंदर हम लोग हाइड्राइड्स को कवर करेंगे। हाइड्राइड्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस देने वाला वीडियो है इसलिए। ओके, सो वीडियो कैसा लगता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। और हर बार की तरह मैं सब्सक्राइब करने वाली लाइन भूल गया, तो अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, कज़िन, पड़ोसी, यार दोस्त, ठीक है, उन सब के फ़ोन से भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।